हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप घर पे अच्छे से होंगे। तो बच्चे, आज हम एक्सरसाइज 3.5 स्टार्ट कर रहे हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ये, मैं आपको पहले ही बता दूं। ये एक्सरसाइज काफ़ी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इस एक्सरसाइज में से कम एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। अब वो स्पेशली किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो हर साल आपको देखने को मिल जाएंगे। आप प्रीवियस ईयर के पेपर जब आप देखेंगे तो आप देखें इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। क्या है ये? फाइंड ए एंड बी सो दैट द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज गिविंग यू इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशंस। कभी इन्फिनाइट लिख देगा, कभी नो सोल्यूशन लिख देगा, कभी यूनिक सोल्यूशन लिख देगा। तो यहाँ पर कुछ अननोन क्वांटिटीज रख देगा, उनको हमें फाइंड करना होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको अच्छे से करना है। बहुत सिंपल होते हैं ये कंडीशन जो हमने सीख रखी है, उन्हीं को अप्लाई करके ए और बी जो भी अननोन क्वांटिटीज उसकी वैल्यू निकल जाती है, ठीक है। काफ़ी ईजी होते हैं बट इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो इस 3.5 को आज हम कंप्लीट करेंगे। हर एक क्वेश्चन में आपको बताऊंगा। स्पेशली इसमें जो वर्ड प्रॉब्लम है, कुछ एक दो वर्ड प्रॉब्लम है जिसमें बच्चे प्रॉब्लम फेस करते हैं, ठीक है, वो भी मैं इसमें आपको करवाने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सोल्यूशन, नो सोल्यूशन और इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशंस। इन केस देयर इज अ यूनिक सोल्यूशन फाइंड इट बाय यूजिंग द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। काफ़ी सिंपल है, इस टाइप के क्वेश्चंस हमने कर लिए हुए हैं, बट यहाँ पर बोल रहा है यार क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई करके यूनिक सोल्यूशन फाइंड करो अगर होगा तो। पहले तो वो कंडीशंस आपको याद रखनी पड़ेंगी। यूनिक सोल्यूशन की क्या कंडीशन थी? यूनिक सोल्यूशन कंडीशन थी a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो कहीं पर ये वाला कंडीशन होल्ड कर रहा है तो वो यूनिक सोल्यूशन होगा। तो उस क्वेश्चन को आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना होगा। और रेस्ट ऑफ द टू कंडीशंस वो भी हमें याद है, क्या है? a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ये किस चीज़ की कंडीशन है? नो सोल्यूशन की कंडीशन है। फिर एक कंडीशन हो रही थी हमारे पास, कौन सी? a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। इनफिनाइट मैनी सोल्यूशंस की ये कंडीशंस होती है, ठीक है। तो इन तीनों कंडीशंस को हमने अच्छे से किया हुआ है। तो पहले तो हमें चेक कर लेना है यार, ये कौन से सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। तो एक एक को आप चेक कर सकते हैं। जो यूनिक वाला है तो हम उसको पकड़ेंगे, तो ये चेक आप कर लेना बेटा। मैं इसको जल्दी से देख रहा हूँ। 1/3 पहला वाला आ गया, 1/3 रेशो। दूसरा भी आ रहा है 3/9 कट जाएगा, 1/3 आ रहा है। और नेक्स्ट आ रहा है 3/2। तो पहला तो भाई नो सोल्यूशन है, पहला वाला नो सोल्यूशन है, ठीक है। तो इसको सॉल्व नहीं करना है। सेकेंड आ गया 2/3, फिर 1/2। सेकेंड वाला यूनिक सोल्यूशन बैठेगा। फिर 3/6 1/2, 5/10 1/2, 20/40 1/2। तो ये इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशंस देगा, ये इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशंस देगा। लास्ट वाला आ गया आपके पास 1/3, फिर आ गया -3/3 दैट इज़ 1। ये यूनिक सोल्यूशन। सेकंड पार्ट और फोर्थ पार्ट ये दोनों आपको यूनिक सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसमें से एक कोई भी मैं पार्ट उठाता हूँ और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से आपको इसको कैसे सॉल्व करना होता है वो मैं आपको करके यहाँ दिखा देता हूँ। काफ़ी सिंपल है। अगर आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड वाला लेक्चर देखा हुआ है तो वहाँ मैंने आपको पूरे पैटर्न को कैसे अप्लाई करते हैं वो बताया है। तो यहाँ मैंने इक्वेशंस ले ली हैं, इनको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो पहले यहाँ पर लिख भी सकते हैं, हेयर a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 देयरफॉर यूनिक सोल्यूशन, ठीक है। ये हम चेक कर लिए। अब हम इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो यू कैन राइट बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। वो पैटर्न को याद रखना आपको। क्या था यहाँ पे? b1 b2 c1 c2। तो x के डिवाइड में x वाले कोफिशिएंट नहीं आते, ये y के कोफिशिएंट है और ये कांस्टेंट टर्म है। और y के डिवाइड में y वाले कोफिशिएंट नहीं आते, ठीक है। कांस्टेंट टर्म पहले लिखनी है और उसके बाद आपको x के कोफिशिएंट लिखने हैं, दैट इज़ a1 एंड a2। फिर लास्ट में यहाँ -1 आएगा। मैंने बताया था ये -1 या 1, कई बार -1 आता है, कई बार 1 आता है। वो कैसे? ये जो कांस्टेंट टर्म है, जब आपने इन दोनों को राइट हैंड साइड में रखा हुआ है तो आपको यहाँ पे -1 लिखना है। और जब आपने इन दोनों को लेफ्ट साइड में रखा हुआ है, यानी सारी टर्म ही लेफ्ट साइड में, तो यहाँ पे 1 लिखना है, +1। तो इसके बारे में भी हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर लिया था, ये 1 -1 क्यों आता है। a1 a2 और फर्स्ट वाला हमारा रिपीट हो जाएगा। तो ये पैटर्न हमें याद है, ठीक है। हमने इनको लिख लिया। अब हमें यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ डालनी है। जैसे b1 b2 क्या होते हैं? y के कोफिशिएंट। तो जल्दी से हम लिख देंगे यहाँ पे। तो हेयर आई एम राइटिंग x b1 b2, सर इट इज़ 1, 1 2। अच्छा, इसके यहाँ डिवाइड मत लिखना 1/2। बहुत बच्चे ऐसे डिवाइड कर देते हैं, ऐसा डिवाइड कुछ नहीं होता, ये पैटर्न है। तो इस पैटर्न को याद रखने से कि थोड़ा जल्दी हो जाता है क्वेश्चन। 1 2 c1 c2, तो ये आ गया आपका 5 और 8। फिर y, फिर 5 8 आपको रिपीट करना है, ठीक है।
इसको रिपीट करना है। देन A1 A2 इट इज़ 2 3, फिर -1 2 3 रिपीट करना है और फर्स्ट वाला वापस आ जाएगा यहाँ 1 2। ओके डियर, अब आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, यहाँ करके दिखा रहा हूँ कैसे बताया। इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, ठीक है। 1 × 8 8 हो गया, माइनस बीच में फॉर्मूले का रहता है, 5 2 ज़ा 10 आ गया सर। देन y 5 3 ज़ा सर 15 आ गया, ठीक है, और 2 8 ज़ा सर 16 आ गया, ठीक है। देन -1 2 2 ज़ा 4 एंड 3, सिंप्लीफाई करें सर, इट इज़ -2 y -1 एंड 1। देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड एक ऐसा मेथड है जो सबसे कम टाइम लेता है x और y की वैल्यू को फाइंड करने में, सबसे कम टाइम लेता है। सिर्फ आपको पैटर्न याद रखना है, यहाँ पर ये वैल्यूज़ डालनी है सारी, क्रॉस करना है, तो यहाँ से देखो अब डायरेक्ट x और y निकलेगा, ठीक है। कैसे निकालना है डायरेक्ट, देखो ये जो x वाली टर्म है इसको रखना है इसके इक्वल, रखने की भी ज़रूरत नहीं है कि सेपरेटली आप उसको दिखा रहे हो कि हाँ मैंने इसके इक्वल लिया, नो, आप यहीं से डायरेक्ट x लिख सकते हो। x को अपनी जगह रखना है, ये जो -2 है इस कांस्टेंट टर्म की तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारे पास जो x की वैल्यू है देखो वो 2 बन गई। इसी तरह से y, अब ये y वाली टर्म जब आप इसके इक्वल रखेंगे, ठीक है, जैसे कि दिख भी रही है इक्वल रखी हुई हमने, तो यहाँ पर हम क्रॉस करेंगे -1 को, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, दैट्स ऑल। ओके डियर, तो इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई करके यू कैन फाइंड x एंड y इजली। तो ये तो हमने पहले भी प्रैक्टिस की है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में। अब मेन है हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। दोनों पार्ट इसके काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसकी एक एग्जाम्पल ऐसी टाइप की वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें थोड़ी सी कन्फ्यूज़न है, कुछ बच्चे सोल्यूशंस कुछ नहीं फाइंड करते हैं, तो चलो उसको मैं जब कराऊंगा तो बताऊंगा। फिलहाल अब इस क्वेश्चन को देखें कि इसमें क्या है। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है ये, कह रहा है फाइंड ए एंड बी, ये जो आपको अननोन क्वांटिटीज़ दिख रही है इनको आपको फाइंड करना है, बहुत सिंपल है। किस कंडीशन पर फाइंड करना है, हैव एन इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। कह रहा है यार ये पेयर जो है अगर हमें इनफिनाइट सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहेगा तो बताओ ए और बी की क्या वैल्यू होगी। तो आपको कुछ नहीं करना है इस टाइप के क्वेश्चंस में, सिंपली आपको इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशंस की कंडीशन याद होनी चाहिए कि वो कंडीशन क्या है, ठीक है। तो आपको यहाँ से सिंपली स्टार्ट कैसे करना है, यहीं से स्टार्ट करना है, फॉर इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशंस, कि अगर मेरे को इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन चाहिए तो वो कंडीशंस हमें पता होनी चाहिए। A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, दैट्स ऑल, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे वैल्यूज़ डाल देनी। A1 A2 क्या है, x के कोफिशिएंट, दैट इज़ 2/A - B। B1 B2 क्या है, y के कोफिशिएंट, दैट इज़ 3/A + B। C1 C2 क्या है, कांस्टेंट टर्म, तो यहाँ पे 7 है। ये दोनों कांस्टेंट टर्म जहाँ तो दोनों को राइट साइड रखना होता है, जहाँ दोनों को लेफ्ट साइड रखना, ये याद रखिएगा, नहीं तो साइन में गड़बड़ आएगा। 7 तो डिवाइड में आ गया आपका 3A + B - 2। ओके डियर, अब आपको क्या करना है, जैसे ये तीनों इक्वल है ना तो इनको पेयर वाइज 2 पेयर बना लो, पेयर वाइज इनको इक्वेट करके कुछ रिलेशंस बनेंगे, इक्वेशंस बनेंगी, उनको आप सॉल्व कर लेना। जैसे मैं फर्स्ट 2 के इक्वल ले रहा हूँ, लाइक 2/A - B को मैंने 3/A + B के इक्वल ले लिया, ठीक है। और इसी के साथ आप फर्स्ट वाले को लास्ट के इक्वल ले सकते हैं, ठीक है। सेकंड वाले को भी लास्ट के इक्वल ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 2 पेयर आपको ऐसे बनाने हैं, इनको सिंप्लीफाई करना है और ए और बी का वैल्यू आपके पास आ जाएगा। देखें आप फर्स्ट वाले को क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इट इज़ 2A + 2B इज इक्वल टू 3A - 3B, ठीक है। करो सिंप्लीफाई सर, ये 2B इधर 3B आ गया, प्लस का हो गया, यहाँ पे 3A, ये 2A वहाँ गया, माइनस का हो गया सर, इट इज़ 5B एंड इट इज़ A। तो यहाँ पर हमने A को फाइंड किया जो कि 5B है। एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं आई A की, लेकिन एक रिलेशन आ गया A और B के बीच में। अब हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसको यहाँ पे, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करके सब्स्टिट्यूट करो या पहले ही कर दो, आपकी ऑप्शन, आपकी चॉइस है वो, ठीक है। बट मैं एडवाइस करूँगा पहले ही सब्स्टिट्यूट कर दो इस रिलेशन में, इसको सिंप्लीफाई करने की अभी ज़रूरत नहीं है, पहले पुट करो इसको, बाद में सिंप्लीफाई करो, वो ज़्यादा ईजी रहता है, ठीक है। इसको आप सेकेंड रिलेशन मान सकते हैं, तो आप लिख लें पुट दिस फर्स्ट इन सेकेंड। तो जब आप इसमें पुट करेंगे काफ़ी सिंप्लीफाई हो जाएगा ये, ठीक है। तो इट इज़ ए की जगह अब आपको क्या लिखना है, 5B, ठीक है। ए की वैल्यू आपको बस 5B डाल देनी है, 3A की जगह बच्चे आपको 5B लिख देना है। अब आप सिंप्लीफाई करो इसको,
अब आप इसको सिंप्लीफाई करो, आराम से सॉल्व हो जाएगा। देखो एक ही वेरिएबल में आ गया, तो सिंप्लीफिकेशन हमें आती है करना। हाउ सर, 5b में से b सर इट इज़ 4b, 7 सर 5 3 ज़ा इट इज़ 15b प्लस b माइनस 2 सर ये 2 और 4 कैंसिल हो गए, 1/2b सर 7 5 और दिस 16b, ठीक है, -2। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ठीक है, कैसे सर 16b -2 यहाँ आ जाएगा और यहाँ बन जाएगा 14b, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने। इसके बाद 16b और 14b दोनों एक तरफ रखो और 2 को दूसरी तरफ ले जाओ। सर इट इज़ 2b इक्वल टू 2 एंड b इज़ 1। आता है समझ? तो b का वैल्यू हमने फाइंड कर लिया, इसको डाल दो फर्स्ट में, a का वैल्यू भी आ गया, तो a आपका 5 आ जाएगा। पुट इन फर्स्ट, तो a इज़ जो कि 5b था, तो इसमें b डाला 1, तो a इज़ 1। तो हैंस यू कैन राइट एट लास्ट a इज़ इक्वल टू 1 एंड b इज़ इक्वल टू 5 b, a इज़ इक्वल टू 5 एंड b इक्वल टू 1। अभी जो a और b का वैल्यू आपने निकाला है ना, इसको चेक कर लिया करो। चेकिंग करने में बहुत कम समय लगता है, 3 to 4 सेकेंड्स। क्या होता है कि ये जो आपने वैल्यूज़ निकाली है ना, ये किस कंडीशंस पे निकाली है आपने? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस पे निकाली। यानी ये जो a और b की आपके पास वैल्यू आई है, जब आप ये वैल्यू इस कंडीशन में पुट करेंगे जिनको आपने इक्वल रखा हुआ था, तो ये तीनों इक्वल ही आने चाहिए, ठीक है। मानो आपने गलती से कोई मिस्टेक हो गया, मानो आपसे कोई वैल्यू गलत निकली हुई है, तो आप यहाँ पे अगर वैल्यू डालोगे ये तीनों इक्वल नहीं बैठेंगे, जबकि इक्वल बैठने चाहिए, क्योंकि इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हमें मिलने चाहिए। तो हम ऐसे रफली इसको जल्दी से चेक कर लेते हैं कि a का वैल्यू 5 और b को 1, ठीक है। ये रफ वर्क है, अगर पूछा है तो चेक करो, अदरवाइज अपने लिए चेक कर लिया करो। a आपने 5 पुट किया यहाँ पर 5 और b आपने 1 डाला, तो आपके पास आ गया यहाँ पर 2/4, ठीक है। उसके बाद आपने a डाला यहाँ पे 5 और b डाला 1, सर ये आ गया 6। उसके बाद आपने यहाँ पर a डाला 5, तो 5 3 ज़ा 15, 15 एंड b 1 है 16, 16 में से 2 गया 14। तो क्या देखो तीनों सेम है, कैंसिल करके देख लो, तीनों 1/2 आ रहे। तो इसका मतलब जो हमने वैल्यू निकाली वो बिल्कुल सही है। तो इसको करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 4 to 5 सेकेंड्स लगते हैं, मैक्सिमम 10 सेकेंड्स लगेंगे। चेक कर लिया करो एग्जाम में, ठीक है, उससे पता चल जाता है यार मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी है। ओके डियर, तो ये था क्वेश्चन नंबर 2, वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको अच्छे से कर लेना बच्चे। सेकेंड पार्ट इज ऑल्सो वेरी इजी। तो सेकेंड पार्ट में जो कंडीशन है, सेकेंड पार्ट में जो कंडीशन है वो नो सोल्यूशन का है, ठीक है। बाकी सिमिलर चलेगा, ये कंडीशन आपको नो सोल्यूशन का लगाना है, और ये इनफाइनाइट से काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, ठीक है। फॉर नो सोल्यूशन, फॉर नो सोल्यूशन व्हाट इज द कंडीशन? a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। इसमें आपको ये नेक्स्ट वाला जो कंडीशन है नॉट वाला, इसको लेने की ज़रूरत नहीं होती। ये अभी बताता हूँ कि क्यों नहीं इसकी ज़रूरत। आपको फर्स्ट 2 इक्वल लेके वहाँ से k निकालना है। 3/2k-1 इट इज़ 1/k-1। ये जो फर्स्ट क्या लिखा मैंने, x के कोफिशिएंट, यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 2k-1, ये कंप्लीट x का कोफिशिएंट है। यहाँ क्या लिखा मैंने, y के कोफिशिएंट, यहाँ y का कोफिशिएंट 1 था, यहाँ y का कोफिशिएंट k-1 इज नॉट इक्वल टू द कांस्टेंट टर्म जो भी वो हैं, दैट इज 1/2k+1। तो हमें बोला गया यार k की क्या वैल्यू होगी, k की क्या वैल्यू होगी जिससे नो सोल्यूशन आए, ठीक है। और अगर आप ये दूसरा वाला पार्ट ले लेंगे ना, नॉट वाला, उससे क्या होगा, उससे आप ऐसे फाइंड कर देंगे कि या भाई k ये नहीं होना चाहिए। तो ऐसा कोई क्वेश्चन हमें पूछा नहीं है कि क्या k क्या नहीं होना चाहिए, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है। तो ऐसे तो बहुत सारी ऐसी वैल्यूज हैं जिसके लिए आप ये बता सकते हो यार k ये नहीं होना चाहिए, k ये नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं बताना है। आपको सिर्फ वही वैल्यूज ढूंढनी है जिससे नो सोल्यूशन आता हो, उसको उल्टा नहीं बताना है कि भाई ये नहीं होना चाहिए, ऐसा उसने नहीं पूछा। आपको वो बताना है जिससे नो सोल्यूशन होना चाहिए। ओके, तो इसलिए ये वाला केस लेने की जरूरत नहीं होती है। आप फर्स्ट 2 को इक्वल ले लीजिए बस, ठीक है। फर्स्ट और थर्ड को भी नहीं लेना, क्योंकि फर्स्ट और थर्ड नॉट इक्वल में बैठेंगे। तो आपको फर्स्ट 2 वाला केस ले लेना है। यू हैव टू टेक 3/2k-1 इज इक्वल टू दिस, ठीक है। ये बस यहाँ से k फाइंड कर लो। 3k-3 इट इज़ 2k-1, सिंप्लीफाई, ठीक है। तो यहाँ से यू कैन गेट k। तो भाई यहाँ से आ गया आपका k इक्वल टू 2, तो दिस इज योर
परफेक्ट आंसर। ठीक है, बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 3, ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। हमें एक पेयर दे दिया गया, ठीक है, एक पेयर दे दिया गया, कह रहा है सब्स्टिट्यूशन मेथड से करो और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करो। दोनों मेथड्स में आप परफेक्ट हो, प्लीज़ इस क्वेश्चन को आप कर लेना। फिर भी नहीं निकलता है तो आप मेरे को बताना, मैं इसको सॉल्व करके दिखा दूंगा। काफ़ी सिंपल है ये, ठीक है। अब हमारा मेन क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 4 भाई। ये सारी वर्ड प्रॉब्लम है और सारी मैं यहाँ सॉल्व करने वाला हूँ। और यहाँ पे इक्वेशंस हम बनाएंगे पहले, उसके बाद किस मेथड से अप्लाई करना है, किसी भी मेथड से। देखो इसने भी खुद ही लिख दिया, ठीक है, कह रहा है फाइंड सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट बाय एनी अलजेब्रिक मेथड। किसी भी मेथड से सॉल्व करो। अलजेब्रिक बोले तो सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन या क्रॉस, तीनों में से कोई भी मेथड आप अप्लाई कर सकते हो। बट मेन है कि हमें क्या बनाना है, यहाँ पर इक्वेशंस बनानी है। चलिए, तो फर्स्ट पार्ट हम करते हैं इसका। वेरी सिंपल। ये जो क्वेश्चन है ना, ये पता कैसा है, जैसे आपने वो किया था ना टैक्सी वाला, कि टैक्सी का एक फ़िक्स चार्ज है, फिर उस पर डिस्टेंस ट्रैवल करोगे, उसके अकॉर्डिंग आपको कुछ चार्ज देने पड़ेंगे। फिर आपने एक लाइब्रेरी वाला क्वेश्चन किया था, जिसमें आप बुक्स लेते हो तो एक फ़िक्स चार्ज है 3 डेज़ के लिए, फिर उसके बाद भी अगर बुक्स रखते हो तो कुछ चार्ज आपको देने पड़ते हैं। सेम क्वेश्चन है ये। यहाँ पर क्या बात हो रही है, हॉस्टल की बात हो रही है और हॉस्टल में खाना खाने की बात हो रही है। अगर आप हॉस्टल ले लेते हो तो मंथली कुछ चार्ज आपको देने पड़ेंगे, ठीक है, आप रीड कर सकते हैं। अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज़ टू टेकन फूड इन मेस। मंथली चार्ज तो आपको देने ही है हॉस्टल के, कि जो आपने हॉस्टल का रूम ले लिया या वट एवर जहाँ आप रह रहे हो, मंथली चार्ज तो देना ही है। फिर उस मेस में आप, उसके हॉस्टल के मेस में आप खाना भी खा रहे हो, तो पर डे के हिसाब से आपको खाना देना पड़ेगा, पैसे देने पड़ेंगे। कितने पैसे देने पड़ेंगे वी डोंट नो, वही फाइंड करना है, तो उसको हम लेट कर लेंगे। बाकी जो कंडीशंस हैं वो भी अप्लाई कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप लिखें लेट मंथली हॉस्टल चार्ज, ठीक है, लेट मंथली हॉस्टल चार्ज, ठीक है, जो कि फिक्स्ड है, ब्रैकेट में लिख सकते हैं ये फिक्स चार्ज है, तो लेट इट बी ₹X। उसके बाद चार्ज पर डे, चार्ज फॉर फूड, जो आपने खाना खाया पर डे के हिसाब से उसका कितना रेट है, लेट इट बी Y, ठीक है। एक दिन खाना खाओगे ₹Y देने पड़ेंगे, 2 दिन खाना खाओगे ₹2Y देना पड़ेंगे, 3 दिन खाना खाओगे तो ₹3Y देना पड़ेंगे। इन्होंने कितने दिन खाना खाया जिसकी भी ये बात कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारी कंडीशंस यहाँ पे बन जाएंगी। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस, कि सर कंडीशंस के अकॉर्डिंग अब हम क्या लिखेंगे, ध्यान दें यहाँ पे। कह रहा है व्हेन अ स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 डेज, 20 दिन उसने खाना खाया, शी हैज़ टू पे ₹1000 एज हॉस्टल चार्ज, वेयर एज अ स्टूडेंट बी हु टुक्स फूड फॉर 26 डेज 11, यानी टोटल उसको जो हॉस्टल चार्ज उसको देना पड़ा टोटल वो है 1000 फॉर स्टूडेंट ए। टोटल उसने 1000 और वो 20 डेज तक वहाँ रहा, यानी मंथली चार्ज तो उसको देना ही पड़ा, कि उसने उसको हायर कर लिया था हॉस्टल को वट एवर, तो मंथली चार्ज तो उसको देना ही पड़ेगा, प्लस 20 डेज के लिए वो और रहा, ठीक है। तो 20 दिन उसने वो जो है खाना भी खाया होगा, तो इट इज़ 2Y, ठीक है, इक्वल टू व्हाट 1000। तो ये आपकी फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। सेकंड आपके पास आ गया 26 डेज के लिए फिक्स चार्ज उसको देना पड़ा, 26 डेज के लिए फिर और वो रहा 26 डेज के लिए, ठीक है। टोटल कितना आपको उसको देना पड़ेगा 1180, दैट्स ऑल। भाई इस पेयर को आपने सॉल्व कर लेना है, किसी भी मेथड से सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ओके डियर, तो बस ऐसे इक्वेशंस बनाते जाने हैं। एक्स और वाई की जो वैल्यू आएगी उसको देख लेना आप, आई होप यू कैन सॉल्व। तो ये फिर से देखो सेकंड पार्ट आ गया फ्रैक्शन वाला, ये तो बहुत सिंपल है, पीछे भी हमने 2 क्वेश्चन फ्रैक्शन वाले कर लिए हुए हैं, ये एक और आ गया, तो जल्दी से इसमें हम फ्रैक्शन लेट कर लेंगे। लेट द फ्रैक्शन बी x/y, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस, दोनों कंडीशंस हम यहाँ पे अप्लाई कर लेंगे। क्या है देखो, फ्रैक्शन यही फ्रैक्शन बन जाएगी 1/3 इफ 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमिनेटर, दैट्स ऑल। डिनोमिनेटर को हमने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ 1 सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम द न्यूमिनेटर, यानी 1 सब्ट्रैक्ट करना है न्यूमिनेटर से, डिनोमिनेटर को कुछ नहीं करना है, फ्रैक्शन 1/3 बन जाएगी। दूसरी कंडीशन क्या है, वही फ्रैक्शन 1/4 बन जाएगी व्हेन 8 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर। सेकेंड केस में न्यूमिनेटर को कुछ नहीं करना, डिनोमिनेटर में आपको 8 ऐड करना है, तो आपकी फ्रैक्शन बन जाएगी 1/4। दोनों को सिंप्लीफाई करो,
दोनों को सिंप्लीफाई करो, आपको लीनियर इक्वेशन मिल जाएंगी। तो यहाँ पर आ गया आपके पास 3x माइनस 3 इक्वल टू वाई, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, नंबर 1। यहाँ से आपके पास आ गया 4x वाई प्लस 8, 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 8। आई होप इस पेयर को आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड पार्ट, वेरी सिंपल बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट, ठीक है, स्टूडेंट है कोई, वटएवर, 40 मार्क्स लिए उसने टेस्ट में। किस तरह से उसने मार्क्स लिए 40, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर, यानी जितने भी उसने राइट आंसर दिए होंगे, पता नहीं उसने कितने राइट आंसर दिए, वी डोंट नो, जितने भी उसने राइट आंसर दिए होंगे 3 मार्क्स मिले होंगे उसको पर 1 करेक्ट आंसर, एंड लूजिंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर। कितने उसने रॉन्ग आंसर वहाँ लिखे, वी डोंट नो, लेकिन एक गलत आंसर का उसका 1 नंबर चला गया, पहली कंडीशन। दूसरी बार क्या हुआ, उसने 50 मार्क्स स्कोर किए। दूसरी बार उसने कोई टेस्ट हुआ, उसने 50 मार्क्स स्कोर किए। इस बार क्या किया उसने, इस बार क्या कंडीशन हुई, जितने भी उसने करेक्ट आंसर दिए तो एक करेक्ट आंसर को उसको 4 मार्क्स मिले। कितने करेक्ट आंसर दिए, वी डोंट नो, और इनकरेक्ट आंसर के उसको 2 मार्क्स कट गए, इनकरेक्ट के 2 मार्क्स कट गए। कितने इनकरेक्ट आंसर दिए, वी डोंट नो। तो वही करेक्ट एंड इनकरेक्ट आंसर्स को आपको लेट कर लेना है, उसके बाद ये कंडीशन अप्लाई कर देना है। वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो सबसे पहले आप लिखें लेट नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स, ठीक है, बी एक्स एंड नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर्स बी वाई। अब ये करेक्ट और रॉन्ग आंसर जो उसने दिए दोनों केस में अप्लाई कर देंगे अलग अलग, ठीक है, 2 इक्वेशंस आ जाएंगी। देखो पहला केस, दोनों हम एक साथ ही लिख लेंगे, दोनों इक्वेशंस आप एक साथ लिखो, वो इजी रहता है, ठीक है, ऐसे टाइम वेस्ट नहीं होता, एग्जामिनर के लिए भी इजी होता है, ज़्यादा फिलॉसफी नहीं लिखनी होती इनमें। जितनी ज़्यादा फिलॉसफी लिखोगे ना, आपका जो चेकर होगा, एग्जामिनर होगा, जो आपका पेपर चेकर है, वो इतना ज़्यादा इरीटेट होगा कि इतना बड़ा क्वेश्चन बना दिया इसने छोटे वाले। बिल्कुल जो भी कंडीशंस आप डायरेक्ट इक्वेशंस लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो क्या है फर्स्ट कंडीशन, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर। तो भाई राइट आंसर उसने कितने दिए, x, तो उसके टोटल मार्क्स कितने हो गए राइट आंसर से, 3x। अब 1 मार्क उसने लूज़ किया है, ठीक है, 1 मार्क उसने लूज़ किया है रॉन्ग आंसर का, तो रॉन्ग आंसर उसने कितने दिए, y, तो 1 इंटू वाई ही आएगा, तो टोटल मार्क्स उसके बैठेंगे 40। ये आपकी फर्स्ट कंडीशन होगी। दूसरी कंडीशन के बाद उसने क्या किया, 4 मार्क्स उसको मिले करेक्ट आंसर के, तो करेक्ट आंसर उसने कितने दिए, x माना हुआ हमने, तो 4 इंटू एक्स करेंगे तो करेक्ट आंसर से जो उसको मार्क्स मिले 4x हो गए, लेकिन कुछ मार्क्स माइनस हो गए, क्यों, क्योंकि उसने इनकरेक्ट आंसर भी दिए, तो इनकरेक्ट के उसके कितने मार्क्स कट रहे थे, 2 मार्क्स फॉर 1 क्वेश्चन, तो इनकरेक्ट उसने y दिए हैं, तो यहाँ पर 2y मार्क्स हो जाएंगे जो डिडक्ट हो जाएंगे टोटल में से, तो यहाँ पर 50 मार्क्स बैठेंगे उसके टोटल। दैट्स ऑल। इस पेयर को आपने सॉल्व कर लेना है वेरी इजीली, कोई भी मेथड अप्लाई करके इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके डियर, तो ऐसे डायरेक्ट लिखा करो, ज़्यादा फिलॉसफी नहीं लिखनी, बार बार बता रहा हूँ, इसके भी आपको फुल मार्क्स मिलते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। फोर्थ पार्ट इसको मैं बोलूँगा इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आ गया है हमारे पास और काफ़ी ईजी क्वेश्चन है। इसमें हम 2 केस बनाएंगे। देखो इसमें कहानी मैं पूरी सुना देता हूँ कि हो क्या रहा है। Places A and B are 100 किलोमीटर apart on a highway. There are 2 places A and B. उनके बीच का जो डिस्टेंस है 100 किलोमीटर, ठीक है, 2 स्टेशन है A एंड B, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 100 किलोमीटर है, ठीक है। पहला केस क्या है, 1 कार स्टार्ट्स फ्रॉम A एंड अनदर फ्रॉम B एट द सेम टाइम। 2 कार स्टार्ट होती हैं अलग अलग स्टेशन से। इफ़ द कार्स ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड्स, एक ही डायरेक्शन में चलती हैं, यानी एक ऐसे जा रही है तो दूसरी उसके पीछे ही चल पड़ी है, ठीक है। दे मीट इन 5 आवर्स, 5 घंटे बाद वो मिल जाती हैं। ऑब्वियस है जो पीछे वाली कार होगी उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, क्योंकि दोनों मिल रही हैं ना, तो जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी, मतलब पिछली की स्पीड ज़्यादा होगी, तभी तो पहले वाले को वो पकड़ पाएगी, तभी तो वो मिलेंगे, ठीक है। पहला केस तो ये हो गया। फिर कह रहा है इफ़ दे ट्रैवल्स टूवर्ड्स ईच अदर। दूसरा केस है कि दोनों के बीच में जितना भी डिस्टेंस अपने अपने स्टेशन से स्टार्ट हुई हैं और टूवर्ड्स ईच अदर ऐसे ऐसे चलना स्टार्ट हो गई, ठीक है, आमने सामने आना स्टार्ट हो गई टूवर्ड्स ईच अदर, एंड दे मीट इन 1 आवर। 1 घंटे में वो मिल जाती हैं। ऑब्वियस है एक दूसरे की तरफ आ रही हैं तो जल्दी मिलेंगी।
व्हाट आर द स्पीड्स ऑफ द टू कार्स, तो भैया स्पीड हमने लेट कर लेनी है। देखो लेट, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। लेट द स्पीड ऑफ कार विच स्टार्ट फ्रॉम ए, ठीक है, बी x किलोमीटर पर आवर। जो कार ए पॉइंट से स्टार्ट हुई, ए स्टेशन से स्टार्ट हुई, उसकी स्पीड हम मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर। एंड द स्पीड ऑफ कार विच स्टार्ट फ्रॉम बी स्टेशन बी y किलोमीटर पर आवर। ओके डियर, ठीक है बेटा। आगे स्पीड, टोटल डिस्टेंस उन्होंने कितना ट्रैवल करना है, 100 किलोमीटर। अब इस चीज़ को मैं डायग्राम से रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ। देखो केस 1 हम बनाएंगे, केस 1 हम ऐसे बनाएंगे, व्हेन दे ट्रैवल इन सेम डायरेक्शन, ठीक है। जब वो एक ही डायरेक्शन में चली, ये पहला केस बना लो, व्हेन दे ट्रैवल इन सेम डायरेक्शन। तो इसमें आप एक डायग्राम की हेल्प ले सकते हैं। कैसे, देखो यहाँ पर आपके पास ये स्टेशन आ गए दो, ध्यान से समझना, दिस इज ए स्टेशन एंड दिस इज बी स्टेशन, ठीक है। जो कार ए है उसकी स्पीड मानो x है, वो इस तरफ इस डायरेक्शन में चल रही है। तो ये जो b है ये भी तो इसी डायरेक्शन में चली होगी, इसी डायरेक्शन में चली होगी। तो इसने b ने भी कुछ डिस्टेंस कवर किया होगा, चल रही है। तो मानो यहाँ पे c पे जाके दोनों मिल जाती हैं। जो c पॉइंट उनका मीटिंग पॉइंट है। तो कार ए की जो स्पीड है वो ज़्यादा है, x हम ग्रेटर रख लेंगे फर्स्ट केस में, और वो दोनों सी पे मिल जाती है। तो जो कार ए है, यानी जो ए स्टेशन से कार स्टार्ट हुई, उसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, ए से लेकर सी तक, तभी तो उसको पकड़ पाई, ए सी चली। और बी ने कितना डिस्टेंस कवर किया, बी से सी तक, ठीक है। यहाँ पे डिस्टेंस आपको फाइंड करना है, इसलिए मैं डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ। कार ए ने ए सी डिस्टेंस कवर किया और जो बी से स्टार्ट हुई उसने बी सी डिस्टेंस कवर किया। टाइम दोनों को सेम ही लगा है, 5 घंटे, क्योंकि दोनों कितने घंटे में मिली, 5 आवर्स। एक स्लो चल रही होगी, दूसरी तेज चल रही होगी, बल्कि टाइम टेकन तो दोनों का 5 आवर्स है ना, अपना अपना डिस्टेंस कवर करने का, ठीक है। टाइम पता है, डिस्टेंस डायग्राम में दिख रहा है, ठीक है। स्पीड हमने लेट कर ली है। तो तीन ही चीज़ें होती हैं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। वहाँ से इस रिलेशन से देखते हैं हम डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। ओके डियर, तो ये केस 1 के अंडर मैं काम कर रहा हूँ, दे ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन। अब देखो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, देखो बिल्कुल शॉर्ट में करना है, लेंथ ही नहीं करना। हम ऐसा करेंगे, हेयर फ्रॉम दिस फिगर, ठीक है, फ्रॉम दिस फिगर कैन आई राइट लाइक दिस, सर ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी, कैन आई राइट लाइक दिस, यस। देखो सामने डायग्राम में दिख रहा है, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी, सामने दिख रहा है ना डायग्राम में। ओके, अब जो ए बी है ये एक डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हमें गिवन है, कितना डिस्टेंस है, अरे ये तो 100 किलोमीटर है। तो कैन आई राइट दिस ए बी एज 100, यस वी कैन राइट। नाउ बी सी, व्हाट इज दिस बी सी, बी सी इज द डिस्टेंस विच इज ट्रेवल्ड बाय कार बी, जो कार बी ने डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब मुझे यहाँ पे एक फॉर्मूला छोटा सा लिखना पड़ेगा, दैट यू नो व्हाट इज स्पीड, सर जी डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना हुआ फिर, स्पीड इनटू टाइम। तो जो डिस्टेंस का फॉर्मूला है वो स्पीड इनटू टाइम है। तो मैं बीसी डिस्टेंस को फाइंड करना चाहता हूँ इस फॉर्मूले से, स्पीड इनटू टाइम। तो बीसी डिस्टेंस है कार बी का, उसकी स्पीड कितनी है y, उसकी स्पीड कितनी है y, और उसका टाइम कितना है, दोनों का टाइम सेम ही है, तो उसका टाइम भी 5 आवर्स है। तो कैन आई राइट इट 5y, 5 is time and y is speed, टाइम इंटू स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस। तो BC एक डिस्टेंस है, उसको हमने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 5y लिख लिया। ओके डियर, ये आपको यहाँ पे करना और बहुत इजीली यहाँ पे इक्वेशंस बन जाएंगे। एंड AC, व्हाट इज AC, AC इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार A। अब कार ए ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो AC है, तो AC अगर फॉर्मूले से हम फाइंड करें तो AC बैठेगा हमारा स्पीड इनटू टाइम। तो कार ए की स्पीड कितनी है x, उसने टाइम कितना लिया 5, तो यहां बैठेगा 5x। वेरी सिंपल, ठीक है, ज़्यादा लेंथी नहीं करना है, डायग्राम से सारी चीज़ें दिख रही है। BC हमने 5y लिखा, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। AC हमने फॉर्मूले से लिखा, AC एक डिस्टेंस है कार ए का, दैट इज स्पीड इनटू टाइम। ओके डियर, दोनों का टाइम सेम है। अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यू कैन सी कि यहाँ से 5 कॉमन है, तो 20 प्लस y, ठीक है, 5 कॉमन आ गया, यहाँ पर 5x, 5 कैंसिल हो गया, तो 20 प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स। सो व्हाट आई कैन राइट नाउ, आई कैन राइट सर x माइनस वाई इज इक्वल टू 20, ठीक है, y उधर ले गए हम, तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई।
वेरी सिंपल। तो देखो फर्स्ट केस में हमने बस इतना ही लिखना है, हमारी फर्स्ट कंडीशन बन। केस 2 में क्या लिखना है? केस टू में यू हैव टू राइट डाउन व्हेन दे ट्रैवल टूवर्ड्स ईच अदर, ठीक है, व्हेन दे ट्रैवल्स टूवर्ड्स ईच अदर। इसमें भी डायग्राम की हेल्प लो, बहुत सिंपल है, आराम से आप डायग्राम बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पर ये हमारे पास आ गया ए स्टेशन और ये बी स्टेशन, ए स्टेशन बी स्टेशन, ठीक है। अब ये कार ऐसे चली है, दूसरी ऐसे चली, टूवर्ड्स ईच अदर, ठीक है, आपने सामने आ रही है ये। मानो ये सी पॉइंट पे मिल जाती है, तो कार ए ने कितना डिस्टेंस कवर किया? ए सी, तो ये ए सी डिस्टेंस निकाल लेंगे। कार बी ने कितना डिस्टेंस कवर किया? बी सी, ये डिस्टेंस भी निकाल लेंगे। और टोटल डिस्टेंस ऑलरेडी हमारे पास पता है कितना है, 100 किलोमीटर। अब इसी डायग्राम से कैन आई राइट लाइक दिस? हाउ सर? ए सी प्लस सी बी इज इक्वल टू ए बी। यस, जैसे ऊपर लिख लिया था, ए सी प्लस सी बी इक्वल टू ए बी। अब ए सी क्या है? द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार ए। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला कितना होता है? स्पीड इनटू टाइम। तो टाइम दोनों का 1 आवर है, जब आमने सामने वो आ रही हैं तो 1 घंटे में दोनों मिल गई हैं, यानी उन्होंने डिस्टेंस कवर करने में 1 आवर लिया है। तो यहाँ पर आएगा 1 इंटू एक्स, ठीक है, 1 इंटू एक्स, दैट इज टाइम इंटू स्पीड, ठीक है, वो डिस्टेंस हमने निकाल लिया। सी बी इज ऑल्सो डिस्टेंस, दैट इज स्पीड इंटू टाइम, तो स्पीड उसका y है, टाइम दोनों का 1 आवर था। ए बी है आपका 100, तो सिंप्लीफाई करेंगे यू विल गेट x प्लस वाई इक्वल टू 100, दैट्स ऑल, दिस इज सेकंड इक्वेशन। इजी क्वेश्चन है, कोई टफ नहीं है, बस डायग्राम की आप हेल्प लेना, डिस्टेंस निकालना है आपको, स्पीड इनटू टाइम लिखना है, दैट्स ऑल। टाइम गिवन है, डिस्टेंस हमने डायग्राम से देख लिया, स्पीड हमने लेट की हुई है। अब दोनों इक्वेशंस को आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, काफ़ी सिंपल इक्वेशंस बन गई। ओके डियर, तो ये था आपका फोर्थ पार्ट। इसके बाद नेक्स्ट आपका आ गया फिफ्थ पार्ट, वेरी सिंपल, ये भी बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल पार्ट है ये। अब इसमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात हो रही है, कुछ डायमेंशंस हमें उसकी फाइंड करनी है, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल। तो पहले तो यार मैं जल्दी से डायमेंशंस लेट कर लेता हूँ। लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बी x यूनिट्स, ठीक है, x यूनिट्स, एंड ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल बी y यूनिट्स। ओके डियर, लेंथ भी आ गई, ब्रेड्थ भी आ गई, एरिया भी निकाल लेते हैं। एरिया की यहाँ बात हो रही है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल व्हाट इज दैट? लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो आई कैन राइट सर x इंटू वाई, ठीक है, दैट इज स्क्वायर यूनिट्स। अब देखें, एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स। कह रहे उसका एरिया 9 स्क्वायर यूनिट्स कम हो जाएगा। कैसे कम हो जाएगा? देखो, अगर आप उसमें ये करोगे क्या, इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट, लेंथ को 5 कम कर देना है। देखो लेंथ आपकी कितनी x, इसको 5 कम कर देना है, यानी इसको x माइनस 5 कर देना है। और ब्रेड्थ इज इंक्रीज बाय 3, ब्रेड्थ कितनी है y, इसको बढ़ा देना है, कितना 3, यानी इसको कर देना है y प्लस 3। तो जब आपकी न्यू लेंथ होगी, न्यू ब्रेड्थ होगी, तो एक न्यू एरिया होगा, तो जो न्यू एरिया होगा वो 9 स्क्वायर यूनिट कम हो चुका होगा। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपका फर्स्ट कंडीशन बन जाएगी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखूंगा, तो आप देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशंस, गिवन कंडीशंस, दोनों कंडीशंस हम लिख लेंगे। पहली कंडीशन चलो समझा दी, तो मैं लिखता हूँ कैसे, दिस इज न्यू लेंथ, ठीक है, 5 कम कर दी, दिस इज न्यू लेंथ एंड दिस इज न्यू ब्रेड्थ y प्लस 3। ऐसे ही आपको डायरेक्ट लिखना, अलग अलग दिखाने की जरूरत नहीं है कि न्यू लेंथ ये आ गई, न्यू ब्रेड्थ ये आ गई, न्यू एरिया ये आ गया, बहुत लेंथी क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। ये आपकी न्यू लेंथ, ये आपकी न्यू ब्रेड्थ, और दोनों को क्या कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो, दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हो, यानी न्यू लेंथ और न्यू ब्रेड्थ आपस में मल्टीप्लाई होकर क्या देंगे, न्यू एरिया। और न्यू एरिया क्या बता रहा है सर जी, 9 स्क्वायर यूनिट कम हो गया। पहले वाला एरिया कितना था, x इंटू वाई, तो भाई साहब यहाँ पे कितना आ जाएगा सर जी, x इंटू वाई माइनस 9, ये पहला वाला एरिया वो 9 कम हो गया, दैट्स ऑल। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यू विल गेट द रिलेशन, यानी फर्स्ट आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। करो इनको फैक्टर्स को मल्टीप्लाई, एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y 15, इट इज़ एक्स वाई माइनस 9, एक्स वाई हमारा कैंसिल हो गया, तो यू कैन सी 3x माइनस 5y माइनस 9, 15 को उधर ले जाओ सर, इट इज़ 3x माइनस 5y इक्वल टू 6, दैट्स ऑल। ओके डियर, ये हो गया आपकी फर्स्ट कंडीशन। दूसरी कंडीशन देखो क्या किया, इफ वी इंक्रीज द लेंथ, अब इस बार लेंथ को इंक्रीज कर दिया, पहले x थी अब लेंथ को कर दिया x प्लस 3, एंड ब्रेड्थ बाई 2, ब्रेड्थ को भी इंक्रीज ही किया 2 यूनिट, ब्रेड्थ दोनों को बढ़ा दिया, तो एरिया भी बढ़ ही जाएगा, तो 67 एरिया बढ़ गया।
तो 3 और 2 उसमें ऐड कर देना है। तो सेकंड कंडीशन क्या है, x + 3 न्यू लेंथ, y + 2 न्यू विड्थ, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो न्यू एरिया आएगा। पुराना वाला एरिया था x × y, तो न्यू एरिया उसमें प्लस करेंगे तो दिस इज द न्यू एरिया। इसको भी आप सिंप्लीफाई करें, xy + 2x + 3y + 6 इज इक्वल टू xy + 67। xy आपका कैंसिल हो जाएगा, यू हैव नाउ 2x + 3y 67, तो 6 वहाँ चला गया, 2x + 3y इज इक्वल टू 61। दैट्स ऑल, बन गया लीनियर इक्वेशन। तो कैन यू सॉल्व दिस पेयर? यस सर, वी कैन सॉल्व। तो ये थी बच्चे आपकी एक्सरसाइज 3.5 पूरी कंप्लीट मैंने करवा दी है। अब आपका काम है, आपकी ड्यूटी है इस सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करना। जैसे मैंने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बना के दे दिया, आपको सॉल्व करना है, एक्स वाई की क्या वैल्यू आ रही है वो देखनी है, और देखना है कि सेटिस्फाई कर भी रहा है हमारी कंडीशंस को जहाँ नहीं कर रहा है। आई होप ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। तो अभी के लिए बच्चे इतना ही। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।